इन दो ब्लॉक्स के बाद जो कि पूरे चुनाव का लेखा जोखा आपके सामने रख चुके हैं, बात करते हैं डेट शीट की, क्योंकि ये डेट शीट इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ने उन तारीखों का ऐलान कर दिया है जब हम और आप वोट डालने जाएंगे, यानी कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और इन तारीखों को फेजेस में यानी कि चरणों में बांट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले आपको पहले चरण का मैं जिक्र करूंगी, क्योंकि जो पहला चरण है, यह पहला चरण आएगा 19 अप्रैल को। अब इस वक्त आपको मुख्य चुनाव आयुक्त नजर आ रहे हैं और उनके साथ उनके वो दो चुनाव आयुक्त जिनकी रिसेंटली नियुक्ति हुई। इन्होंने कर दिया तारीखों का ऐलान, डेट शीट का ऐलान, और पहला चरण 19 अप्रैल को रहने वाला है। उसके बाद यह सिलसिला आगे बढ़ेगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताती चलूं कि पहले से लेकर 7वें चरण तक अलग अलग स्टेट्स को इंडिविजुअली और इसके साथ साथ कोलैबोरेटली इनको हैंडल किया जाएगा, यानी कि यहां पर चुनाव संपन्न होंगे। अब आते हैं तीसरे चरण में। तीसरे चरण की तारीख तय कर दी गई है और यह है 7 मई की तारीख। 7 मई को थर्ड फेज में चुनाव होना है। और फिर चौथा चरण आएगा, यानी कि इस चुनावी प्रक्रिया का 50% हिस्सा चौथे चरण के साथ कवर अप होगा। और यह चुनाव होगा 13 मई को, जब लोग अपने घर से निकलेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद अपनी आधी पारी पार करते हुए 5वें चरण में 2024 लोकसभा चुनाव आ जाएगा और मतदान होगा 20 मई की तारीख को। फिर होगा छठा चरण, और छठे चरण की तारीख और इसके साथ 5वें चरण की तारीख में 5 दिन का अंतर रहेगा। और छठा चरण होगा 25 मई को, जब लोग अपने मताधिकार का यानी कि वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगे अंतिम चरण में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7वां चरण, जो कि होगा 1 जून को। 1 जून को यह मतदान होने वाला है। और कुल मिलाकर इस 7 चरणों में कहानी तय हो जाएगी कि 2024 का चक्रवर्ती कौन रहने वाला है, यानी कि जीतेगा कौन। बहरहाल इन 7 चरणों के बाद इन तमाम दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। और उसके साथ ही इंतजार उसके बाद रहेगा कब का? इंतजार रहेगा 4 जून का, यानी कि उस दिन पड़ रहा है मंगलवार। 4 जून की तारीख किसका मंगल करेगी? लेकिन उससे पहले ये आपको एक कोलैबोरेट तस्वीर दिखा देती हूं, जिसमें पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। लेकिन इसमें पेच ये है कि ये है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का गणित, यानी उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जिनको कैसे इन 7 फेजेस में कवर अप किया जाएगा, इसको पढ़ते हुए, जिसमें पहला चरण जो कि 19 अप्रैल को होगा, इसमें 8 सीटें शामिल की जाएंगी 80 में से उत्तर प्रदेश की। फिर उसके बाद आएगा दूसरा चरण। दूसरे चरण में यानी कि 26 अप्रैल को 8 सीटों को ही कवर अप करते हुए वहां पर वोटिंग की जाएगी। फिर उसके बाद आएगा तीसरा चरण, जो कि होगा 7 मई को, यहां पर 10 सीटों पे वोटिंग होने वाली है। फिर चौथा चरण जो कि 13 मई को होगा और 13 मई को सीटों की संख्या होगी 13। ये सेकंड हाईएस्ट है, 13 सीटें सेकंड हाईएस्ट है इन 7 चरणों के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश में चुनाव 80 सीटों के लिए कंडक्ट होने हैं। फिर उसके बाद 5वां चरण होगा 20 मई को, यहां पर 14, और छठा चरण यानी कि 25 मई को यहां पर भी 14 सीटें कवर होंगी। और यह है लार्जेस्ट, हाईएस्ट, यानी कि 14 सीटें। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो इसमें 14 सीटें 5वें और छठे चरण में कवर की जाएंगी, जहां पर मतदान होगा 20 मई को और 25 मई को। और उसके बाद अंतिम चरण यानी कि 7वां चरण होगा 1 जून को, जिसमें 13 सीटों को कवर करते हैं। अब जो चौथा चरण है और 7वां चरण, यहां पर 13 सीटें शामिल रहने वाली हैं, उससे ज्यादा 5वें और छठे चरण यानी कि 14 में, फिर पहला और दूसरा चरण 8, और फिर सेकंड हाईएस्ट आपका तीसरा चरण यानी कि 7 तारीख को, जिसमें 10 सीटें कवर हो जाएंगी। यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कई मायनों में बहुत खास है और यह कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से यानी कि यूपी से होकर ही गुजरता है। अब मैं बात करती हूं बिहार की। बिहार इस बार इंटरेस्टिंग रहा बहुत ज्यादा, हर बार की तरह, क्योंकि चुनावों में बिहार का बड़ा रोल रहता है और खास तौर से वहां के चेहरे मोहरों को लेकर। बहरहाल नीतीश कुमार की चर्चा बिहार में लगातार हुई और उसके साथ जातीय जनगणना और इंडिया अलायंस की नींव, इसीलिए बिहार चर्चा में रहा। अब इसमें होने हैं 7 चरणों में चुनाव। कैसे? इन 40 सीटों को कवर किया जाएगा। जो पहला चरण यानी कि 19 अप्रैल को होगा, वहां पर 4 सीटें होंगी। दूसरा चरण जो कि 26 अप्रैल को होगा, इसमें 5 सीटों पर मतदान होगा। फिर इसके बाद तीसरा चरण जो कि 7 मई को होगा, इसमें भी 5 सीटें कवर की जाएंगी। और फिर चौथा चरण होगा 13 मई को, जिसमें 5 सीटें।
अब दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में 5-5 सीटों को और पांचवें चरण में भी 5 सीटों को कवर करते हुए 20 तारीख को यानी कि 20 मई को मतदान होने वाला है। अब इन 5 सीटों के बाद आ जाइए 8 सीटों को कवर करते हुए छठे और सातवें चरण की, जो कि होगा 25 मई को और उसके साथ ही 1 जून को। यानी कि यहां पर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स जिन पर चुनाव होना है वो आपके छठे और सातवें चरण में देखने को मिलेगी। ये हो गई बिहार की बात। अब क्योंकि कुछ राज्य वाकई में राजनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के बाद मैंने बिहार का जिक्र किया। अब तीसरा, जिसमें किस तरीके से फेज वाइज सिलेक्शन कंडक्ट होंगे, उसमें हम बात करेंगे प्रोबेबली पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल का अगर आंकड़ा है तो सामने रख दीजिए। पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें आती हैं? 42 सीटें आती हैं और ये 42 सीटें यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कंडक्ट हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने इस 42 सीटों के गणित को बांट दिया है 7 चरणों में ही। यानी कि थ्रू आउट जब 7 चरण चलेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश, उसमें बिहार और उसमें पश्चिम बंगाल को लेकर मतदान होगा। जैसे कि पहला चरण है 19 अप्रैल, यहां पर 3 सीटों को शामिल किया जाएगा जहां पर वोटिंग होगी। दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा, यहां पर भी 3 सीटों को शामिल किया गया है। और उसके बाद तीसरा चरण, यहां पर 4 सीटें, 7 मई को तीसरा चरण है क्योंकि यहां पर 4 सीटों पर वोटिंग होगी। चौथा चरण 13 मई को 8 सीटों पर यहां पर मतदान किया जाएगा। अच्छा, इसमें जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं यानी कि 9 सीट वो 7वें चरण में रखी गई हैं, यानी कि अंतिम चरण में रखी गई हैं, लास्ट फेज में। पांचवा चरण जो है वो 20 मई को होगा, 7 सीटें यहां पर रहेंगी। छठा चरण 25 मई को, 8 सीटें यहां पर। और जैसा कि मैंने 7वें चरण की बात की, 9 सीटें 1 जून को रहेंगी। यहां इसी तरीके से फेज वाइज 42 सीटों को कवर करते हुए 7 फेजेस में चुनाव संपन्न होगा। अब अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं और ये वो राज्य है जहां पर बीते समय बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और वहां पर हुए थे विधानसभा चुनाव। अब राजस्थान में आती है कुल मिलाकर लोकसभा की 25 सीटें। राजस्थान में बड़े बड़े चेहरे मोहरों का लगातार चुनावी प्रचार अभियान तेज धार के साथ देखने को मिला, क्योंकि राजस्थान की 25 सीटें अलग अलग जगहों की बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं और खास तौर से 25 का नंबर गेम उस 400 पार में बीजेपी अपनी कोशिश में है कि इसको अपने पाले में ला सके। जो पहला चरण है वो है 19 अप्रैल को होगा और यहां पर 12 सीटों को कवर किया जाएगा। और जो दूसरा चरण यानी कि 26 अप्रैल को होना है, उसमें 13 सीटों को शामिल करते हुए राजस्थान की 25 सीटों में मतदान संपन्न किया जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं अगले स्टेट की तरफ और ये भी इंटरेस्टिंगली बीते विधानसभा चुनावों में शानदार देखने को मिला, क्योंकि यहां पर हैं 29 सीटें और ये 29 सीटें दोनों ही महत्वपूर्ण पार्टीज के लिए, एक तरफ अलायंस और दूसरी तरफ एनडीए, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर इन 29 सीटों को बांटा गया है 4 चरणों में, जिस हिसाब से इसके चुनाव कंडक्ट होंगे। जैसा कि पहला चरण 19 अप्रैल को होगा तो 6 सीटें इसकी शामिल की गई हैं। दूसरा चरण जो कि 26 अप्रैल को रहेगा, 7 सीटें इसमें शामिल हैं। तीसरा चरण 7 मई को होगा, इसमें 8 सीटें शामिल हैं। और जो चौथा चरण है 13 मई को, इसमें 8 सीटें शामिल की गई हैं। यानी कि तीसरे और चौथे चरण में 8-8 सीट को कवर करते हुए दूसरे में 7 और पहले में 6 सीटें, इन 29 सीटों की लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन तैयारी की गई है और चुनाव आयोग की जो तैयारी होती है उसको नजरअंदाज करना नामुमकिन सा नजर आता है। जाहिर है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई वो क्या रही, आपको एक बार वो भी सुनवा देते हैं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज 1 we'll do it in 7 phases as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. Second phase और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकेंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Phase 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. फोर्थ फेज में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th ऑफ मे। फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। फेज
57 constituencies will go to the poll starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. Last phase, 7th phase, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. The last polling would be on 1st of June and counting on 4th, and इस फेज में पूरा पंजाब हरियाणा भी शामिल रहेगा। तो चुनाव की पिक्चर क्या है वो आपके सामने हमने रखी, जिसका ऐलान हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग बीतते वक्त के साथ इलेक्शन कमीशन की जो चुनौतियां, उनके चैलेंजेस हैं, वो भी बदलते हुए नजर आए। पहले जहां पर सबसे पहली बात तैयारी की जाती थी चुनाव आयोग की तरफ से शांतिपूर्वक चुनाव कराने की, सबसे बड़े चैलेंज रहता था। बैलेट बॉक्स को सिक्योर करने की उनकी जिम्मेदारी रहती थी। तो वहीं अब चुनौतियां बदल चुकी हैं, चुनौतियां अब नई बन चुकी हैं। जैसे कि अब चुनौती है फेक न्यूज से निपटने की। सोशल मीडिया का जमाना है और फेक न्यूज बड़ी जल्दी सर्कुलेट होती है, और अब चुनौती इसके साथ साथ एआई से निपटने की भी है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अब चुनौती है डिजिटल पैंतरों से निपटने की। चुनाव आयोग ने सीधे सीधे ये कहा कि उनकी टीम डिजिटलाइजेशन पर, जो डिजिटल तरीके हैं उन पर मॉनिटरिंग रखेगी। इसके साथ ही फ्रीबीज के टैक्टिक्स को भी मॉनिटर किया जाएगा, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया। और इसके साथ ही इसमें सबके साथ की मांग मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से की गई कि किसी भी फेक न्यूज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए फैलाएं नहीं। एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सब स्टेट्स में एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठक की है। दिल्ली में हम सब हेड्स ऑफ द एजेंसीज के साथ फिर से बैठक करने वाले हैं आज के बाद तुरंत। क्या कहा है उनको हमने कहा है कि जो फ्रीबीज, लिकर, कैश, कुकर, साड़ी, मशीन्स, वॉट एवर काइंड ऑफ फ्रीबीज किस किस स्टेट में बंटने की शिकायतें आती हैं, उसको 100% रोकें। रोकने के लिए एनालिटिक्स बेस्ड कार्य करें। सो whom have we directed? GST, एक्साइज, स्टेट पुलिस, all agencies, income tax, कस्टम्स, कोस्ट गार्ड्स, BSF, SSB, बॉर्डर से जहां से भी जिसके नारकोटिक्स और जहां से भी फ्री भी आने की संभावना हो सकती है। GST would be doing the e-way bill based analytics to see if there is a trend of spurt in the demand for the FMCG in certain areas. तो ये तो हो गई तारीखों की बात और चुनाव आयोग की तरफ से कही गई मुख्य चुनाव से जुड़ी बातें, लेकिन इसके आगे अभी और भी एनालाइज करेंगे। उससे पहले इस पूरे खेल के खिलाड़ियों के प्रैक्टिस सेशन को भी आपको समझ लेना चाहिए। राजनीतिक दलों की बात की जाए तो कहीं पर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, कहीं पर नीरो बंसी बजा रहा है। नीरो से याद आया, कांग्रेस में भगदड़ की कई तस्वीरें हमने देखी हैं। इंडिया नाम से जो गठबंधन, जो अलायंस बनाया गया, उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं रही। एक दो जगह कहीं कहीं पर समझौता हुआ, यानी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स हुआ, तो कहीं पर कांग्रेस के अपने ही पुराने लोग उनसे नाराज नजर आए। वजह यह कि उनकी अपनी सीट इसी समझौते में दूसरे पाले में चली गई है। पाले से याद आया, पाला बदलने में माहिर बिहार वाले नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलकर मजे में हैं। कहां तो वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए, देश भर में अलख जगाने के लिए मशाल लेकर निकल पड़े थे, और कहां खुद ही बीजेपी में समा गए। और दूसरी तरफ पार्टी की 370 और एनडीए की 400 से ऊपर सीटों का पहले से ही ऐलान करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में एक विनिंग नैरेटिव दे दिया है या तय कर दिया है। विरोधी या फिर विपक्षी दलों को अब यह समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोला जाए, कौन सा दांव चला जाए, और एक के बाद एक विपक्षी दल सत्ता पक्ष का दामन थामते हुए नजर आने लगे हैं। कई ऐसे रणबांकुरे हैं जिन्होंने राज्यसभा की शरण ले ली है, और जिन्हें शरण नहीं मिल पाई वो पार्टी से ही किनारा करके घर बैठने की तैयारी में है। विरोधी दलों का ये डर स्वाभाविक भी है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मोदी की आंधी में ज्यादातर को हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में फिर से
लोकसभा चुनाव लड़कर आखिर अपनी साख और पैसा दांव पर भला क्यों लगाया जाए। और इसी बीच इलेक्शन कमीशन की एक और बात बहुत दिलचस्प रही। इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज के लहजे में विपक्ष के ईवीएम मैटर को भी आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने शायरी के साथ कुछ कहा और उस स्पेसिफिक क्लिप को आपको सुनवा देती हूं। कोई भी ईवीएम लेके बैठ जाता है सोशल मीडिया पे, वो डिब्बा लेके बैठ जाता है। और आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो थोड़ा सा एक्सपर्ट भी बन जाता है। आजकल एक दो एक्सपर्ट भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो कहाँ की डिग्री है, कहाँ के एक्सपर्ट हैं, थोड़ा देखना भी चाहिए। वो बताते हैं कि ये डिब्बा है, वो टूल बॉक्स जैसा डिब्बा होता है, उसके अंदर में क्या है पता नहीं है। उसमें से एक गत्ते के डिब्बे में से एक स्लिप भी निकलती है। वो धरना भी हो जाता है कि ये स्लिप बदल गई, मैंने यहाँ बटन दबाया था और यहाँ ही गलत निकल लगी। भाई आपने क्या दबाया था, किसी को बताया था क्या? क्या निकला, किसी को बताया था क्या? तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर। तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कुछ इसी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज अलग अलग बार शायराना अंदाज में कुछ हंसी ठहाकों के साथ हर किसी का दिल जीत लिया। एक तरफ जहां पर इलेक्शन कमीशन चुनावों की डेट शीट अब दे चुका है, बीजेपी तैयारी में जुट गई है, दिल्ली में बीजेपी के लीडर्स अपनी पूरी प्रिपरेशंस का रिवीजन कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इस बात को लेकर भी नाराज है। वो यहीं पर फंसा है कि डेट ठीक नहीं है, चुनाव लंबा खींच दिया। कहते हैं कि इसका फायदा भी मोदी को ही मिल जाएगा, लेकिन कैसे? इसका जवाब ये देते नहीं। These are routine advisories, and in spite of these advisories, you will see how the BJP people, leaders will act, how they will abuse, attack to other opposition parties. This is there, and naturally, others may also do to some extent. But anyway, let us see. Now we can't say it is only election commission is hardly today born. So in future what is going to happen, how they are going to behave impartially, and I hope, I expect that they should behave impartially. There should be level playing ground. That will help the country and real democracy, the spirit of real democracy should be shown. इलेक्शन कमीशन ने कुछ सोच समझ कर इतना लंबा पीरियड रखा है चुनाव का। उम्मीद ये थी कि जल्द से जल्द चुनाव रैप अप की जाए। चुनाव की जो प्रोसेस है पर 7 फेज में है। महाराष्ट्र में पिछली बार 4 फेज में हुआ था, इस टाइम 5 फेज में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बस यही है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, इलेक्शन ऐसी तरीके से हो जहां पर सारे ही पक्षों को, अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करती है या इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेती है या इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई लगेगी तो उनको समानता दी जाए। तो बस यही उम्मीद है कि इलेक्शन अच्छा हो, फ्री एंड फेयर हो, और जनता की जो राय है बैलेट्स में कुछ दिनों में आ ही जाएगी और एक अच्छी सरकार बने जो देश को आगे बढ़ाए। Quite naturally, just like the last time, the election commission seems to have announced the dates in a manner where Modi ji can get the maximum mileage to get the party's narrative across the state. It's being held in 7 phases. The first phase has 102 constituencies. The second phase has 89. The third phase has 94. Fourth 96. The fifth has 49. Sixth has 57, and so does the 7th phase. Maharashtra state has the election in 5 phases. So it's quite evident that this entire election process is
to ensure that BJP gets more time to have their star campaigner. 24 का चक्रवर्ती कौन होगा और इसी का एनालिसिस कर रहे हैं। दरअसल 2024 में दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश है। अब जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो फिर सबकी नजरें यूपी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यूपी से होकर ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी की 80 सीटों से तय होगा। 2014 में यूपी की 80 सीटों में से 73 एनडीए गठबंधन ने जीती। 2019 में यह आंकड़ा कम होकर 62 सीटों पर पहुंच गया और दोनों बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। 15 साल में यूपी में बीजेपी की सीटें 5 गुना बढ़ी हैं, जबकि कांग्रेस की सीटें 20 गुना घटी हैं। साल 2009 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी का जो वोट शेयर रहा वो था 17.5% का, समाजवादी पार्टी का 23.3%, बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी 27.4% के साथ रही और कांग्रेस 18.3%। अब आ जाते हैं 2014 लोकसभा चुनावों की तरफ और उसके वोट शेयर की तरफ। बीजेपी 42.6%, समाजवादी पार्टी 22.3%, बीएसपी 19.8%, तो कांग्रेस 7.5%। अब 2019 लोकसभा चुनाव, बीजेपी का वोट परसेंट 50%, 50%, समाजवादी पार्टी का 18%, बीएसपी का 19.4%, तो कांग्रेस 6.4%। अगर 2019 की बात की जाए तो बीजेपी के आगे बाकी दल बिखरते हुए नजर आए और कांग्रेस ने अकेले 67 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और इसमें 63 पर उसके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल अमेठी से हारे। सिर्फ एक सीट रायबरेली से सोनिया गांधी जीत पाई। वहीं समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन करके एक साथ मैदान में आए। वोट शेयर के लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी को 50% वोट मिले, जबकि बीएसपी को 19.4%, समाजवादी पार्टी को 18%, तो आरएलडी को 1.7% हासिल हुए। अब बारी है मोदी के थर्ड टर्म की और साल 2024 है। सियासी समीकरण बदल चुके हैं, सहयोगी पार्टियों का पाला बदल चुका है। उत्तर प्रदेश में मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच है और इसमें आरएलडी के जयंत चौधरी पाला बदलकर बीजेपी के साथ आ चुके हैं। 2014 यानी कि 10 साल से बीजेपी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से अपनी पकड़ बना चुकी है। 2 विधानसभा चुनाव साल 2017 और 2022 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत भी मिला। बीजेपी ने 2024 चुनाव के लिए यूपी में 80 का टारगेट रखा है, यानी कि फुल मार्क्स रखे हैं अपने लिए। हर सीट पर जीत का दावा और इसे पाने के लिए बीजेपी ने अपने 2 पुराने दोस्तों से हाथ मिला लिया है, ओम प्रकाश राजभर, सुभाष पाटिल और इसके साथ ही जयंत चौधरी की आरएलडी, जबकि पुराने सहयोगी यानी कि अपना दल, सोनेलाल और साथ ही निषाद पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा है। बीजेपी को राजभर जयंत का साथ मिल चुका है, लेकिन उससे पहले 2019 के वोट शेयर पर अगर आप नजर डालेंगे तो एनडीए के इस बार के सहयोगियों का उस वक्त कुल वोट प्रतिशत 52.9 रहा और वहीं पर अगर 2022 में हुए विधानसभा चुनावों पर नजर डालेंगे तो एनडीए गठबंधन की इन 4 पार्टियों का वोट प्रतिशत 47.2% का रहा है। अब अखिलेश और राहुल साथ आए हैं। 2019 में सपा कांग्रेस का जो कुल वोट शेयर रहा वो था 24.5% का। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन टूटा और इसके बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। 2019 चुनाव में दोनों दल यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट शेयर 18.1% और
10.4% रहा, यानी कि इन टोटलिटी 24.5% का। वहीं 2022 विधानसभा चुनावों की अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी को 32.3 और कांग्रेस को 2.4% का वोट शेयर मिला, यानी कि इनका कुल रहा 34.6% का। तब दोनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। और उत्तर प्रदेश में 2 मार्च को ही बीजेपी ने 51 नाम की अपनी पहली सूची को जारी कर दिया था और इसमें 47 सीटों पर मौजूदा सांसदों को टिकट दिया गया। जैसे कि बाराबंकी प्रत्याशी से वहां से टिकट वापस हुआ, अब संख्या इसके बाद 50 रह गई, 4 नए चेहरे उतार दिए गए। और बीजेपी ने इस लिस्ट में अखिलेश यादव के पीडीए, जिसकी बात वो हर एक मंच से करते हैं, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले का जवाब देने की कोशिश की है। 50 नाम की इस सूची में ओबीसी के 21, सामान्य वर्ग के 18 और 11 दलित प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। इसके अलावा 9 केंद्रीय मंत्रियों को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी की तैयारी को आप इससे भी समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 महीने में 3 बार यूपी आए और इसके अलावा सीएम योगी ने भी 1 महीने में 50 से ज्यादा जिलों में सभाएं की हैं। इधर समाजवादी पार्टी ने अब तक 37 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें भदोही सीट टीएमसी को दी गई है और चुनाव के लिए एसपी ने सबसे पहले 30 जनवरी को ही पहली सूची जारी कर दी थी। इसमें डिंपल यादव, अक्षय यादव का नाम था। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत अखिलेश ने 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं कर दिया है। हाँ, वो इससे पहले नाराजगी कई बार जता चुके हैं क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स उनको कम लगते थे। इन 17 में से 16 सीट पर कांग्रेस 2019 में चुनाव हार चुकी है। रायबरेली और अमेठी, प्रियंका या फिर राहुल लड़ेंगे या नहीं, इसको लेकर भी सस्पेंस बना है। 2019 में करीब 19% वोट शेयर हासिल करने वाली बीएसपी ज्यादातर सीटों पर अभी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। बीएसपी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है, यानी कि एकला चलो की नीति पर। और बीएसपी की तरफ से 9 प्रत्याशियों के नाम सामने आए, जिसमें मुस्लिम प्रत्याशी में से 5 प्रत्याशी, यानी मुस्लिम समुदाय से 5 प्रत्याशी हैं। हालांकि पार्टी ने इसकी कोई अधिकृत घोषणा नहीं की है। सीटों पर बीएसपी ने अपने पत्ते नहीं खोले। सिर्फ यही नहीं, ग्राउंड पर मायावती और बीजेपी के नेता यहां पर मायावती के नजर आ नहीं रहे। मायावती ने अभी तक कोई भी चुनावी सभा भी नहीं की है। अब आपको एक आंकड़ा जो कि मुस्लिम सांसदों का है वो मैं बता देती हूँ। साल 2014 में यूपी से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं बना। साल 2009 और साल 2019 में यूपी से एक भी सांसद लोकसभा नहीं पहुंचा। और किसी भी पार्टी के लिए यूपी जितना सबसे ज्यादा जरूरी आखिर क्यों होता है, यूपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको आपको समझा देती हूँ। आपको 3 लोकसभा चुनाव के आंकड़े ग्राफिक्स के जरिए मैं दिखाऊंगी, जिसमें सबसे पहले बात 2009 लोकसभा चुनाव की करूंगी। 2009 का रिजल्ट क्या रहा वो आप देख लीजिए। बीजेपी को मिली 10 सीट और इनका वोट शेयर रहा 17.5% का। समाजवादी पार्टी को मिली 23 सीट, इनका वोट शेयर रहा 23.3% का। बीएसपी को मिली 20 सीट और इनका वोट शेयर रहा 27.4% का। तो कांग्रेस 21 सीट, वोट शेयर रहा 18.3% का। और आरएलडी और अन्य को अगर आप जोड़ देंगे तो 6 सीट और इनका वोट शेयर रहा 7.8% का। ये है नतीजे और इसके साथ साथ वोट परसेंटेज। अब बात करते हैं साल 2014 लोकसभा चुनाव। जब पीएम मोदी को प्रचंड जीत मिली, उस वक्त यूपी का आंकड़ा क्या था, आप उसको भी जानिए। बीजेपी को मिली 71 सीटें और वोट शेयर 42.6% का। समाजवादी पार्टी 5 सीट, वोट शेयर 22.3%। बीएसपी का खाता 0 और इसके साथ ही कांग्रेस 2 सीट पर, वोट शेयर 7.5% का। अपना दल 2 सीट, वोट शेयर 1% का। यह तस्वीर है 2014 की आपके सामने।
अब इन आंकड़ों को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी पार्टी के लिए दिल्ली की गद्दी जितनी जरूरी हो, उससे कहीं ज्यादा यूपी फतह भी जरूरी है। अब बात करती हूं साल 2019 की, जब दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ही बने और एक बार फिर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत दर्ज की। यूपी से 62 सांसद लोकसभा पहुंचे। बीजेपी जीती 62 सीटें, वोट शेयर 50%। समाजवादी पार्टी 5 सीट, वोट शेयर 18.1%। बीएसपी 10 सीट जीती, वोट शेयर रहा 19.4%। कांग्रेस 1 सीट जीती और वोट शेयर रहा 6.4% का। और अपना दल 2 सीटें जीती, वोट शेयर रहा 6.1% का। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती। पिछले 2 चुनाव में आपने प्रमाण देख लिया। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के रास्ते से दिल्ली की मंजिल तय की और केंद्र की सत्ता पर दूसरी बार काबिज हुए। उत्तर प्रदेश को अगर एक देश की तरह देखा जाए तो ये जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का 7वां बड़ा देश होगा। लोकसभा को 540 में से 80 सांसद और राज्यसभा को 31 सांसद उत्तर प्रदेश से ही मिलते हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। बीजेपी चुनाव जीतना जानती है और उसके लिए हर संभव कोशिश करती है, होमवर्क करती है, स्ट्रैटेजी बनाती है, संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत रखती है, बूथ लेवल पर काम करती है, संगठनों की बैठक करती है, कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देती है, कार्यकर्ताओं को जोड़ती है, डोर टू डोर कैंपेनिंग पर जोर देती है और इसके साथ ही जनता को पार्टी से जोड़ देती है और जमीन पर अपनी जड़ों को मजबूत करती है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी, फॉर्मूले के परफेक्शन का कोई जवाब नहीं। 2024 के चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी इतिहास रचने की तैयारी कर रही है और उसके लिए मोदी और अमित शाह ने एक चक्रवर्ती प्लान तैयार कर लिया है। एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला जिसे बीजेपी उस लक्ष्य को पाना चाहती है जिसे आज तक हासिल नहीं किया जा सका है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझनी होगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यूं ही नहीं कहलाता, क्योंकि भारत में कुल 96.88 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, यानी कि अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के कुल वोटर्स से भी ज्यादा। और 2019 में यह आंकड़ा था 89.6 करोड़ का, यानी कि इस बार 2019 के मुकाबले 6% ज्यादा वोटर्स हैं, जिसमें मेल वोटर्स यानी कि पुरुष वोटर्स की संख्या 49.7 करोड़ है, जबकि महिला मतदाता 47.1 करोड़ की है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1971 के बाद से महिला वोटर्स की संख्या में करीब 236% की ग्रोथ हुई है, यानी कि 50 सालों में करीब 2.5 गुना। इसी तरीके से 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कुल 96 करोड़ 88 लाख वोटर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ और इसमें महिला मतदाताओं की संख्या 47 करोड़ है। जबकि अगर 2019 की मैं बात करूं तो देश में कुल 43 करोड़ महिला वोटर्स रही हैं, यानी कि 5 साल में 4 करोड़ महिलाओं का नाम बतौर वोटर चुनाव आयोग की डायरी में दर्ज हुआ। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्टोरल रोल में रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है और इस बार यानी कि 2024 के चुनावों के लिए करीब 2 करोड़ 63 लाख नए मतदाता जोड़े गए, जिसमें 1 करोड़ 41 लाख महिलाएं हैं, जबकि जो नए पुरुष मतदाता हैं उनकी संख्या 1 करोड़ 22 लाख ही है। यानी कि पुरुषों की अगर तुलना करेंगे महिलाओं के एनरोलमेंट के आंकड़े से तो ये 15% से भी ज्यादा महिलाओं का रहा। अब महिला और पुरुष वोटर्स कितने हैं? अगर पूरे देश भर में बात करें तो पुरुष मतदाताओं की संख्या है 49.7 करोड़ की, जबकि 2019 में यह आंकड़ा था 46.5 करोड़ का। दूसरी तरफ महिला मतदाता 47.1 करोड़, जो कि पिछले चुनाव में 43.1 करोड़ थी।
चुनाव आयोग ने यह बताया कि मतदाता सूची में जो लिंगानुपात सकारात्मक रूप से बढ़ता हुआ नजर आया, यानी कि जेंडर इक्वालिटी किस तरीके से नजर आई। यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार देने में महिलाओं की बढ़ती हुई भूमिका का एक बड़ा संकेत देता है। मतदाता सूची में 2.63 करोड़ से अधिक नए वोटर्स को शामिल किया गया और इसमें लगभग 1.41 करोड़ महिला वोटर्स जबकि 1.22 करोड़ पुरुष वोटर्स हैं। इसी तरीके से जो नए महिला मतदाता हैं उनकी संख्या नए पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 15% ज्यादा है। इसका जिक्र अब से थोड़ी ही देर पहले मैंने किया था। और ये जो अंतर है, ये जो डिफरेंस है, चुनावी नतीजों में बड़ा अंतर पैदा करने की क्षमता रखता है और सियासी दल इस बदलते और बढ़ते नंबर्स को बखूबी समझते हैं या ये कह लो कि इसको डिकोड कर चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि महिला मतदाताओं की सिर्फ संख्या बढ़ी है, उनका वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है। पॉजिटिव पहलू यह है कि इलेक्टोरल रोल का जो जेंडर रेशियो है उसमें कमाल का बदलाव आया और इसमें काफी पॉजिटिव ग्रोथ भी हुई है। और यही नहीं, बीते 5 वर्षों में यानी कि 2019 से 2024 के दौरान वोटर जेंडर रेशियो बढ़कर 948 हो चुका है। यानी 1000 पुरुष मतदाताओं के मुकाबले आज 948 महिलाएं अपने वोट का इस्तेमाल करती हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हैं, जबकि 2019 में ये रेशो 928 ही था। इसी तरीके से यूथ वोटर यानी कि युवा मतदाता और उनकी भूमिका, उस पर चर्चा हर तरफ है, चारों ओर है। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में 18 से 19 आयु वर्ग के 1.85 करोड़ मतदाता हैं, जबकि पिछली बार यह आंकड़ा 1.5 का था। यानी कि इस बार जो नए वोटर्स हैं वोट डालने को लेकर ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि एनरोलमेंट हुआ है। इसी तरीके से 18 से 19 साल और 20 से 29 आयु वर्ग में 2 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाताओं को इलेक्टोरल रोल में जोड़ा गया। यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि ये नए मतदाता सियासी दलों और नेताओं की किस्मत को तय करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। यानी कि डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर अगर कोई नजर आएगा तो वो 2 वोटर्स हैं, महिला वोटर्स और साथ ही यूथ वोटर्स भी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का गोल सेट हो चुका है, बीजेपी की रणनीति तय हो चुकी है और बीजेपी का चुनावी एजेंडा फाइनल हो चुका है। यूं तो इस बार बीजेपी के पास जनता के सामने गिनाने के लिए सैकड़ों योजनाएं हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। दर्जन भर बड़े फैसले हैं, कई उपलब्धियां हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने इस बार जिन मुद्दों को चुनावी एजेंडा बनाया है उसमें सबसे खास 5 मुद्दे हैं। जैसा कि पहला, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। आपको याद होगा अयोध्या में किस तरीके से भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ और लगभग एक बड़े अंतराल के बाद, एक इंतजार के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। दूसरा, मोदी की गारंटी। इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने हर एक मंच से किया, कहा कि मोदी ही असली गारंटी है। तीसरा, मोदी का परिवार। विपक्ष ने हमला किया, प्रधानमंत्री के परिवार पर सवाल उठाया तो प्रधानमंत्री ने सबको साथ लेते हुए हर एक शख्स ये कहने लगा, मैं मोदी का परिवार। और इसी पर बीजेपी ने अपना चुनावी नारा भी सेट कर दिया, मैं हूं मोदी का परिवार। चौथा, 4 जातियों पर फोकस। एक तरफ जहां पर जातियों की बात विपक्ष कर रहा था, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसी पर अपना मास्टर स्ट्रोक खेला और 4 जातियों पर फोकस किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं को शामिल किया, युवाओं को शामिल किया, गरीबों को शामिल किया और साथ ही किसानों को भी शामिल किया। 5वां क्या रहा? विकसित भारत संकल्प यात्रा, यानी कि 2047 विजन। भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना और भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। और इन 5 मुद्दों के साथ बीजेपी जनता के बीच तैयार है जाने के लिए 2024 लोकसभा चुनावों की डेट शीट आने के साथ ही। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 5 मुद्दे जिनका मैंने जिक्र किया,
इस बार के चुनाव में उनका इम्पैक्ट क्या रहेगा वो समझाना होगा। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में राम लहर है। राम की भक्ति में वोट की कितनी शक्ति है ये इस चुनाव से साबित हो जाएगा। सनातन का संकल्प, जीत की कितनी बड़ी गारंटी है ये 24 के सियासी समर में पता चल जाएगा। मोदी सरकार ने जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देश का सबसे बड़ा त्योहार बना दिया, उसका अच्छा खासा फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनावों में मिल सकता है। इसीलिए पीएम मोदी अपनी चुनावी रैलियों में अयोध्या का जिक्र करना भूलते नहीं और खास तौर पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि बनारस, वहां पर महिलाओं ने एक नारा दिया, जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे। साथियों, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब मैंने एक और बात कही थी। 22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। रामलला के बाद बीजेपी की दूसरी चुनावी रणनीति, मोदी की गारंटी। विपक्ष 2024 के लिए अब तक चेहरा तय नहीं कर पा रहा। पीएम मोदी की गारंटी पर जनता ने भरोसा किया। करप्शन पर, मोदी सरकार की कार्रवाई पर जनता ने अपने वोट से मुहर लगाई। तो अलग अलग राज्यों में इंडिया के घटक दलों में टकराव देखने को मिला। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा दिया। 2019 में बीजेपी ने मोदी है तो मुमकिन है का नारा दिया और अब 2024 में बीजेपी मोदी की गारंटी का नारा लेकर आई है। पीएम अपनी हर एक रैली में जनता को मोदी की गारंटी दे रहे हैं और इसी बीच बीजेपी को चुनाव का तीसरा मुद्दा इंडिया अलायंस ने ही दे दिया। पटना की रैली याद करिए, लालू प्रसाद ने मोदी को परिवार विहीन बताकर हमला बोला तो मोदी ने पूरे देश को ही अपना परिवार बना लिया। पीएम के स्टेटमेंट के बाद दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता खुद को मोदी का परिवार कहने लगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत टॉप बीजेपी नेताओं ने 4 मार्च 2024 को अचानक से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने प्रोफाइल का बायो बदल दिया, यानी कि अपडेट कर दिया और उसमें लिखा, मैं मोदी का परिवार। दोपहर के समय नेताओं के एक्स हैंडल पर आगे लिखा, मोदी का परिवार, ये शब्द जोड़ दिया गया। ऐसे में समझा यह जा सकता है कि पीएम के उस बयान के मद्देनजर बीजेपी के और नेताओं ने पार्टी की रणनीति के तहत उसे अपने एक्स अकाउंट पर बायो पर अपना ऐड ऑन कर लिया और इसके साथ साथ बीजेपी ने अपने चुनावी कैंपेन का नारा भी यही दे दिया। ఇది మోదీ గ్యారంటీ, మోదీ గ్యారంటీ అంటే గ్యారంటీగా పూర్తి అయ్యే గ్యారంటీ। और साथियों, आप भी जानते हैं कि मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा था और मैं आज देशवासियों को बता रहा हूं, सालों तक मैं परिवारजक रहा हूं, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं, जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। और इसलिए मैं कहता हूं, यही मेरा परिवार।